गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लानिंग चैप्टर फिनिश किया था। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग का एक लिटरल मीनिंग बता देता हूँ। वैसे आप लोगों को पता है ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है टू अरेंज सिस्टमेटिकली, मतलब चीज़ों को सिस्टमेटिकली क्या करना, अरेंज करना। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मतलब है उसका जो मीनिंग है वो वेरी कर जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग रिलेशन बिटवीन द पीपल्स। एक्चुअल में यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या करती है, रिलेशन डिफाइन करती है। क्या करती है, रिलेशन डिफाइन करती है। प्रोसेस है जो क्या करेगी, डिफाइन करेगी रिलेशंस अमंग दी पीपल्स। पीपल्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करती है। पीपल के बीच में से रिलेशन डिफाइन करना मतलब ये कि कौन कौन सुपेरियर है, कौन सुपेरियर रहेगा, कौन सबऑर्डिनेट रहेगा, कौन सबऑर्डिनेट रहेगा। अच्छा, सुपेरियर मतलब क्या और सबऑर्डिनेट मतलब क्या? सुपेरियर मतलब होता है जो अपर पोस्ट पे रहता है एंड सबऑर्डिनेट मतलब जो लोअर पोस्ट पे है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कंपेयर करूं तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला बंदा है ना वो सुपेरियर और मिडिल वाला सबऑर्डिनेट। मिडिल वाले और लोअर वाले में कंपेयर करूं तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो बंदे बैठे हुए ना अब वो सुपेरियर हो जाएंगे। किसके लिए? लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, हम डिफाइन करते रिलेशन किसके बीच में, सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में डिफाइन करते रिलेशन अमंग्स द पीपल। तो किस टाइप से डिफाइन करेंगे, बाय स्टेब्लिशिंग सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर्स के अंदर। हम लोग ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन स्टैब्लिश करना, पहला। दूसरा, रिपोर्टिंग रिलेशन स्टैब्लिश करना। सेकंड क्या है, रिपोर्टिंग रिलेशन। रिपोर्टिंग रिलेशन मतलब क्या होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो आपको भी पता है जो सबऑर्डिनेट है ना वो सुपेरियर को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। ये तो बेसिक चीज है ना, हमें पता ही है कि जो लोअर ग्रेड का जो एम्प्लॉय होता है वो अपने सीनियर को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। किस चीज के लिए रिपोर्टिंग करता है, कि उसके सीनियर ने जो उसको टास्क दिया था उसका क्या स्टेटस है, कितना कंप्लीट हो गया है, क्या क्वेरीज आ रही है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। ठीक है, तो जो अपना सबऑर्डिनेट्स रहेगा ना अपने सुपीरियर को क्या करता है, वो रिपोर्टिंग करता है। तो एक्चुअल में हम लोगों ने क्या किया, रिपोर्टिंग रिलेशन स्टैब्लिश किया, सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। इसी को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब पहली चीज देखना जो डिफाइन करता है, प्रोसेस होती है जो डिफाइन करती है रिलेशन बिटवीन दी पीपल्स, है ना, टॉप मिडिल और लोअर। क्या हो गया, टॉप जो रिलेशन डिफाइन करती है टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल के बीच में। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं, उनके पास क्या पावर रहेगा, वो क्या काम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। मिडिल लेवल पे जो लोग हैं उनके पास कितना पावर रहेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे जो लोग हैं उनके पास कितना पावर रहेगा, वो लोग क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो क्या डिफाइन किया हम लोगों ने, रिलेशन डिफाइन किया है ना, किसके बीच में, पीपल्स के बीच में। दूसरा हम लोग डिफाइन करेंगे टास्क, दूसरा हम डिफाइन करते हैं टास्क। तो जो डेफिनेशन अगर आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे रॉबिन्सन की, तो रॉबिन्सन के डेफिनेशन में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये प्रोसेस है जो डिफाइन करती है रिलेशन अमंग्स द पीपल। दूसरा डिफाइन करती है टास्क। टास्क डिफाइन करना मतलब ये रहा, देखो ये दो लोग हैं, ये मिलके ये काम करेंगे, ये दो लोग मिलके ये काम करेंगे, ये अकेला बंदा ये काम करेगा। मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे टास्क डिफाइन कर दी, किसको क्या काम करना है। यही ऑर्गेनाइजिंग है। क्लियर है क्या इतना? तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है बेसिकली रिलेशनशिप अमंग्स दी पीपल क्या कर देना, डिफाइन कर देना। तो इसको अगर प्रॉपर और अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में बोलूँ तो इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, या आप बोलोगे सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन स्टैब्लिश करना, आप बोलोगे रिपोर्टिंग अथॉरिटी स्टैब्लिश करना। क्लियर इतना? क्या आगे बढ़ते, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहली प्रोसेस होती है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहले तो आप क्या कर लो, वर्क आइडेंटिफाई कर लो, मतलब कि आपको क्या काम करना है वो पता कर लो। ठीक है, आपने पता कर लिया आपको क्या काम करना है, अब उसको डिवाइड कर दो आप। ठीक है, तो देखना जरा, द वर्क सो आइडेंटिफाइड, जो आपने वर्क आइडेंटिफाई किया है, इज डिवाइडेड अमंग्स द मेंबर।
ठीक है। अब उसको प्रॉपर क्या कर दो, डिवाइड कर दिया। ये 3 लोगों में हम लोगों ने क्या कर दिया, वर्क डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट कर दिया हम लोगों ने। जो भी हमें टास्क कंप्लीट करवाना था उसके 3 पार्ट कर दिए। एक पार्ट ये 2 लोग कंप्लीट करेंगे, दूसरा पार्ट ये 2 लोग कंप्लीट करेंगे, एक पार्ट ये अकेला बंदा कंप्लीट करेगा। ये क्या कर दिया हम लोगों ने, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये वर्क को डिवाइड कर देने से क्या हो गया पता है आपको, इससे ये हुआ proper division of work help to avoid wasteful and overlapping of activity। इससे wasteful and overlapping of activity को हम काफी हद तक क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। एंड इंश्योर दैट नो पर्सन और बर्डन विद द वर्क। देखो क्या होगा, अगर आप प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करोगे ना, तो या तो किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, वही दूसरे एम्प्लॉय फ्री बैठे हुए, वो ठीक से काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हो ना, तो इससे ये होगा कि कोई एक एम्प्लॉय और बर्डन भी नहीं होगा, तो दूसरा एम्प्लॉय आपका फ्री भी नहीं रहेगा। और अगर आपको कोई दूसरे एम्प्लॉय फ्री नहीं रहेंगे ना, तो उससे आपके वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे, क्योंकि उन एम्प्लॉय को वेजेस तो पे करना पड़ रही है ना आपको, उन एम्प्लॉयज को आपको सैलरी तो पे करना पड़ रही है, तो इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। तो यहाँ पे बस ये पढ़ा हम लोगों ने, अवॉइड वेस्टफुल एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी एंड इंश्योर नो पर्सन इज ओवर बर्डन विद द वर्क। तो कोई भी और बर्डन नहीं रहेगा इसमें। ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट वाइज या फंक्शन वाइज। फंक्शन वाइज कैसे सर, मान लो आपकी कंपनी क्या करती है, गारमेंट्स में डील करती है। आपकी कंपनी अगर गारमेंट्स में डील करती है ना, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या, कौन सा डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, जो क्या करेगा, रॉ मटेरियल परचेस करेगा। देन उसके बाद में आपको चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो गारमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, आपको चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर आपको बनाना पड़ेगा सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट किस में डील करेगा, गुड्स को सेल करवाने में। देन आपको चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन किस बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, कि अगर हम लोग गारमेंट्स में डील कर रहे हैं तो सबसे पहले गारमेंट्स के लिए रॉ मटेरियल परचेस करना है। देन गारमेंट्स को हमें क्या करना है, बोलो जल्दी से, मैन्युफैक्चर करवाना है। कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। तो गारमेंट्स को प्रोड्यूस करवाना, आपको स्टिच करवाना है, तो स्टिच कहाँ पे होगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। देन सेल्स डिपार्टमेंट बनाएंगे, जो कि गारमेंट्स को सेल करने में हेल्प करेंगे। फिनांस डिपार्टमेंट मैनेज करेगा पूरा का पूरा फंड, ठीक है। देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, मार्केटिंग का है, ठीक है। तो ये अलग अलग हम डिपार्टमेंट बना लेते हैं यहाँ पे, क्लियर है क्या। तो इसी को बोलते हैं हम डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो या तो फंक्शन के बेसिस पे कर लो, या फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे। प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे, जैसे कि टाटा कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में डील करती है, तो कार के लिए उसने क्या कर दिया, अलग डिपार्टमेंट बना लिया, ट्रक के लिए अलग डिपार्टमेंट बना लिया, टाटा नमक के लिए अलग डिपार्टमेंट बना लिया, वॉच के लिए अलग डिपार्टमेंट बना लिया उसने, क्लियर है कितना, ठीक है। तो टाटा कंपनी इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो वो प्रोडक्ट्स वाइज क्या कर रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेती है। तो इसी को बोलते हैं हम डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि क्या कर लेना, या तो फंक्शन के बेसिस पे या प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बना लेना, क्लियर है। थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। अब हमने सर क्या बना लिए, डिपार्टमेंट्स तो बना लिए। अब वो डिपार्टमेंट मैनेज कौन करेगा, तो उन डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए आपको कंपिटेंट पर्सन तो हायर करने पड़ेंगे ना। तो वंस द डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड, दे हैव टू बी प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। एक बार आपने जो डिपार्टमेंट बना लिए ना, तो उसको किसके लीडरशिप में रखोगे आप, कॉम्पिटेंट पर्सन के लीडरशिप में आपको रखना पड़ेगा। तो मतलब जो भी क्वालिफाइड पर्सन है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मैनेज कर पाए, ऐसे पर्सन को आपको हायर करना पड़ेगा। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्शन हेड आपको रखना पड़ेगा, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सेल्स के लिए आप सेल्स मैनेजर रखना पड़ेगा आपको, फिनांस डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस मैनेजर रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए फिर मार्केटिंग मैनेजर रखना पड़ेगा। तो सब डिपार्टमेंट्स के लिए एक डिपार्टमेंट हेड रखना पड़ेगा, और उस हेड के अंडर में काफ़ी सारे अंदर सुपरवाइजर और एम्प्लॉइज रहेंगे, जो उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और उनका वर्क भी पूरा का पूरा क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। क्लैरिटी ऑफ वर्क रहता है इससे, पूरा क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा, इससे कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, ना ही हमारे कोई रिसोर्सेज वेस्टेज होंगे। यही तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करते कि यहाँ पे हम पूरी की पूरी फ्रेमवर्क रेडी कर दे। तो बेसिकली मैं इसलिए इसको फ्रेमवर्क ही बोलता हूँ, कि एक तरीके से ये स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें पहले से क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि कौन क्या काम करेगा, किसके पास कितना पावर है, ठीक है। चलो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी कर दी क्या हम लोगों ने यहाँ पे। हाँ, तो ये जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी की ना, आपने किस बेसिस पे की है, देखना जरा। द वर्क is assigned to individual employee on the basis of their relative potential। समझे आप, relative potential मतलब उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे,
उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे कि भाई बंदे का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करे। वो सोच के आया है कि यार उसकी जॉब लग जाए आपके यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और आप क्या बोल रहे हो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करो, तो फिर उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करा रहे हो। और अगर कोई भी अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करेगा ना तो कभी भी अपनी 100% एफिशिएंसी से वो काम नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉयज़ अपनी 100% एफिशिएंसी से काम करे तो फिर उनका जो आप सिलेक्शन करोगे ना उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे और उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे करोगे आप। क्लियर है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है सर, असाइनमेंट टू ड्यूटी तो कर दी हम लोगों ने, और जो ड्यूटी असाइन की किस बेसिस पे की है, ये जो ड्यूटी हमने असाइन की है ना ये क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पोटेंशियल के बेसिस पे की है। ठीक है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये तो मेन वर्ड है सर, ये तो पढ़ा नहीं था हम लोगों को, ऑर्गेनाइजिंग में यही तो है। ऑर्गेनाइजिंग में करते ही क्या है हम लोग, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स अमंग्स दी सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिपोर्टिंग रिलेशन स्टैब्लिश करना, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। इन ऑर्डर टू इंश्योर effective coordination, it is essential that while assigning the job, each member is told that from whom he has to take order. ये नोटिस करना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, from whom he has to take order and to whom he will give accountable, he will be accountable। देखना जरा किससे ये ऑर्डर लेंगे और किसके लिए ये अकाउंटेबल रहेंगे। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम होम ही हैज टू टेक ऑर्डर, फ्रॉम होम ही हैज टू टेक ऑर्डर, किससे ये ऑर्डर लेंगे और किसके लिए, टू होम ही विल बी अकाउंटेबल, किसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे। मतलब सीधी सी बात है, जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपेरियर से ऑर्डर लेगा, वो अपने सुपेरियर से क्या लेगा, ऑर्डर लेगा, और वो अपने सुपेरियर के लिए क्या रहेगा, अपने सुपेरियर के लिए क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्लियर है। तो ये हो गया लास्ट आपका इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये तो हो गई आपकी ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस फिनिश। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या करोगे आप, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देन उसके बाद में क्या करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि वर्क को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको डिवाइड भी कर दिया, किस में, एम्प्लॉयज़ में, किस बेसिस में, उनके क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे। ठीक है ना। उसके बाद में हमने डिपार्टमेंट्स बनाए। डिपार्टमेंट कैसे बनाए, या तो प्रोडक्ट के फंक्शन के बेसिस पे, जैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट को सेल करना है सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेस करना है परचेज डिपार्टमेंट, ये फंक्शनल डिपार्टमेंट हो गया। लेकिन अगर आपकी कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है, जैसे कि टाटा कंपनी कार भी बना रही है, ट्रक भी बना रही है, टाटा नमक भी बना रही है, सॉल्ट भी बना रही है और वॉच भी बना रही है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। कि ऑटोमोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपने अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, ऑटोमोबाइल का सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, सॉल्ट का जो सेल्स डिपार्टमेंट अलग है और वॉच का सेल्स डिपार्टमेंट अलग है। तो सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये अलग मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है कौन, टाटा कंपनी। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है सर, डिपार्टमेंटलाइजेशन समझ में आ गया कि क्या करना, सिमिलर टास्क या सिमिलर एक्टिविटीज़ को किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देना। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया, सेल्स रिलेटेड सारी चीज़ें सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दी, परचेस से रिलेटेड सारी चीज़ें परचेस डिपार्टमेंट में डाल दी। ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हो, उसमें लिखा हुआ है The next step in the organizing process involve grouping of related and similar job. Related और similar job को आप एक डिवीजन के अंदर या एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर देते हो, आप पुट कर देते हो अंडर दी वन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया। ठीक है ना। तो आप सिमिलर जॉब को, सिमिलर एक्टिविटीज को किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर रख लोगे, तो प्रोडक्शन रिलेटेड चीजें जितनी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएगी, सेल्स रिलेटेड चीजें सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएगी, फाइनेंस रिलेटेड चीजें फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ जाएगी। तो ये हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद क्या पढ़ा हमने, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, कि वर्कर्स को हम क्या करेंगे, ड्यूटी असाइन करेंगे। अगेन किस बेसिस पर करेंगे, उनके पोटेंशियल के बेसिस पे, मतलब उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप।
क्या क्या डेवलप करते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते जा रहा, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे आते हैं हम लोग। क्या कंसेप्ट ऑर्गेनाइजिंग का, तो ऑर्गेनाइजिंग दो तरीके से हम लोग डील करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कंसेप्ट क्या बोलता है देखना जरा, फर्स्ट है ना, दो चीजें आती निकल के, एक तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है अभी हमने पढ़ा जस्ट, ठीक है, कि क्या होता है यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क चलता है पूरा यहाँ पे, कि वर्क को आइडेंटिफाई कर दो, फिर डिवाइड कर दो, असाइनमेंट ड्यूटी कर दो। या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप फ्रेम करते हैं। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन रहेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे कौन रहेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कौन रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वो मिडिल वाले को कौन सी टास्क असाइन करेंगे, और मिडिल वाले जो है वो लोअर वाले को कौन सी टास्क असाइन करेंगे, लोअर वाले जो है किसको रिपोर्ट करेंगे, मिडिल वाले को, मिडिल वाला जो है वो किसको रिपोर्ट करेगा, टॉप वाले को। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। मतलब हमने क्या बना दिया, टॉप वाला क्या हो गया यहाँ पे, सुपेरियर, टॉप वाला क्या हो गया यहाँ पे, सुपेरियर, ठीक है, मिडिल वाला क्या हो गया यहाँ पे, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया हम लोगों ने। क्लियर है क्या, रिपोर्टिंग अथॉरिटी स्टैब्लिश कर दी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सर लोअर वाला मिडिल वाले को, मिडिल वाला टॉप वाले को, है ना। तो ये हो गया रिपोर्टिंग रिलेशन स्टैब्लिश करना। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंस होता है कि ऑर्गेनाइजिंग ऑफर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग से स्पेशलाइजेशन आता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, डिवीजन ऑफ वर्क। और जब आप वर्क डिवाइड कर देते हो ना एम्प्लॉयज में, किस बेसिस पे, उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और जब वो उसी काम को बार बार करते हैं बाय परफॉर्मिंग सेम टास्क रिपीटेटिवली, तो वो एम्प्लॉय जो है ना उस काम के अंदर क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, और उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सर स्पेशलाइजेशन मतलब तो समझ में आ गया हमें, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, आउटपुट निकालना। जैसे आप इन भाई साहब को देख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या करतब दिखा रहे हैं क्या, यहाँ पे कोई सर्कस चल रहा है, नहीं सर ये रुमाली रोटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ये लोग, रुमाली रोटी बना रहे। ये कितने ही सालों से यही काम कर रहे हैं, तभी तो इस काम में ये क्या हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं। 2-2 मिनट के अंदर ऐसे रुमाली रोटी को हाथों में घुमाते हैं, पूरी गोल कर देते हैं और आपके सामने रख देंगे बना के। हम बनाने जाएंगे ना बेटा, 2 घंटे में भी हम लोगों से शायद नहीं बनेगी रुमाली रोटी। क्यों, क्योंकि हमने कभी बनाई नहीं है। ये पिछले 5 सालों से या 10 साल से शायद उसी चीज़ में इंगेज्ड है। तो जब एक ही काम को ये लोग बार बार करेंगे ना, तो उस काम में क्या हो जाते हैं, ये लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी तो हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें कहाँ डाल दी मैंने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सेल्स रिलेटेड चीज़ें कहाँ डाल दी मैंने, सेल्स डिपार्टमेंट में। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ों में कौन एक्सपर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग। सेल्स रिलेटेड चीज़ों में कौन एक्सपर्ट हो जाएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट के लोग। फिनांस रिलेटेड चीज़ों में कौन एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिनांस डिपार्टमेंट के लोग। तो ये क्या हो रहा है, ये स्पेशलाइजेशन आ रहा है। वो जब एक ही काम को बार बार करेंगे ना, तो उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब एक ही काम को हम बार बार करते हैं ना, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब कम से कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे आप खाना बनाते हो, आप नहीं बना तो आपकी मदर से पूछना, वो तो खाना बनाती है ना, देखना कभी उनकी स्पीड देखना, आपको बहुत फास्ट लगेगी। लेकिन उनके कंपैरिजन में किसी कुक की क्या देखना, आप स्पीड देखना, आपको और फास्ट दिखेगी। क्योंकि कुक का काम ही क्या है, दिन भर क्या बनाना, खाना बनाना। या जो मेड होती है घरों में, जो दिन भर खाना बनाने का काम करती है, उनकी स्पीड और ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो डेली बेसिस पे दिन भर मैक्सिमम टाइम उसी चीज़ को देती है। हमारी मदर तो बस क्या है, 15-20 मिनट या आधे घंटे खाना बनाती है, किसके लिए, सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए। लेकिन कुक का काम क्या है, दिन भर खाना बनाना। तो वो उस चीज़ को बार बार करते करते एक्सपर्ट हो जाते हैं उस काम में। तो एक तो स्पेशलाइजेशन आ जाता है, दूसरा क्या है, एफिशिएंसी मतलब सॉरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे यहाँ कुक आती है ना, बहुत स्लो काम करती है। तो बेटा वो तो क्या है, लेजीनेस होता है, वर्कर है वो, उनके हिसाब से काम करते हैं। बट एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि जब वो एक ही काम को बार बार करते हैं तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग, इट ब्रिंग्स क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग हिरार्कियल ऑर्डर
ऑफ वेल डिफाइंड जॉब, मतलब आपने हिरार्की स्टेब्लिश कर दी है। आगे समझ में क्या, कौन टॉप लेवल में रहेगा, कौन मिडिल में रहेगा, कौन लोअर में रहेगा, किसके पास कितना पावर है, किसको क्या काम करना है। इससे क्या हो जाता है ना, इससे क्लियरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा, क्लियरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशन रहेगा इनका पूरा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसको क्या काम करना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले को अपना काम अच्छे से पता है, मिडिल वाले को अपना काम पता है, लोअर वाले को अपना काम पता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब आपने यहाँ पे वर्क को क्या कर रखा है, डिवाइड, जब आपने डिवीजन ऑफ वर्क कर रखा है तो कोई भी वर्कर यहाँ पे फ्री नहीं रहेगा, ना ही कोई एक सिंगल वर्कर क्या रहेगा, और बर्डन रहेगा। आई बात समझ में क्या? तो इससे क्या होगा, जितने भी आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है ना उसका प्रॉपर क्या कर पा रहे हो आप, यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो आप, है ना। जितना भी आपका ह्यूमन रिसोर्सेज था उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इससे क्या होगा, आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप। क्लियर है? नेक्स्ट है थर्ड इंपॉर्टेंस है इसका, सॉरी थर्ड हो गया, फोर्थ, इट फैसिलिटेट एडॉप्टेशन टू द चेंज। इट फैसिलिटेट एडेप्टेशन टू द चेंज। एडॉप्टेशन टू द चेंज, सर चेंजेस को अडॉप्ट करने में ऑर्गेनाइजिंग कैसे हेल्प करेगी? वो कुछ इस टाइप से हेल्प करेगी कि जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आएगा, हम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर लेंगे, मॉडिफिकेशन कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, या फिर रिवीजन कर लेंगे, चेंजेस कर लेंगे किसके अंदर, इंटर रिलेशनशिप अमंग्स दी मैनेजरियल लेवल। मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप बना रखा है, सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन क्रिएट कर रखा है ना, उसके अंदर हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अगर क्या होता है, मार्केट में चेंजेस आता है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है तो इट फैसिलिटेट एडॉप्टेशन टू दी चेंजेस, मतलब हम इजीली चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या करके, मॉडिफिकेशन करके। नेक्स्ट है इट लीड्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ऐसा क्यों बोला, इट्स लीड टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पता ना क्या होता है आपको, किसी चीज़ को मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं, प्रबंधन वाले लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जब चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चलती है ना, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये पढ़ा था हमने, अरेंज सिस्टमेटिकली। जब आपने सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली अरेंज कर दी है ना, तो आप काफ़ी हद तक अब फ्री हो चुके हो, मेंटली भी और फिजिकली भी। अब आपको उतना टाइम डिवोट नहीं करना उस चीज़ के अंदर। तो आप चाहो ना तो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, भी पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो इट्स लीड टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। अब उतना ज़्यादा लोड नहीं रहेगा आपको चीज़ों को मैनेज करने का, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें अपने ट्रैक पे है, ऑलरेडी सारी चीज़ें अपने ट्रैक पे रहेगी। पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग फॉर क्लियर कट जॉब इंस्ट्रक्शंस, बाय प्रोवाइडिंग फॉर क्लियर कट जॉब इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मेक इट इजी टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रमोट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या होता है कि यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर हम लोगों ने सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया है, सबको अपनी अपनी अथॉरिटी पता है, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको क्या नहीं रहना पड़ेगा, इंगेज्ड नहीं रहना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट पर्सनल क्यों बोला है, जब आप टास्क असाइन करते हो, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डेलीगेशन ऑफ वर्क, मतलब जब आप क्या करोगे, टास्क असाइन करोगे, जब हम लोग क्या करते हैं, टास्क असाइन करते हैं, किसको, वर्कर को, तो वो वर्कर उस टास्क को करने के लिए पहले तो अपना खुद का डिसीजन लेता है, ठीक है, खुद का दिमाग लगाएगा। सम टाइम कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस में हो सकता है अपने सीनियर की क्या ले, वो हेल्प भी ले, लेकिन हो सकता है वो वर्क को ना भी कर पाए,
कुछ मिस्टेक्स भी कर दे, लेकिन उस मिस्टेक से सीखेगा और नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स नहीं होने देगा वो। मतलब क्या होगा, अगर आप किसी को टास्क असाइन करते हो ना, तो हो सकता है इनिशियल लेवल पे वो मिस्टेक करे, लेकिन उस टास्क को करते 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 उस वर्कर का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन अगर किसी वर्कर को आप टास्क दोगे ही नहीं, वर्क असाइन ही नहीं करोगे, तो वो वर्कर कभी भी क्या नहीं हो पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सेम एग्जाम्पल लगता है घरों के अंदर बच्चों का। अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं और अगर आप उनको कुछ भी काम नहीं बता रहे हो, तो उन बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आपको बच्चों का डेवलपमेंट चाहिए ना, तो जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा टास्क देने स्टार्ट करो कि ले बेटा एक काम कर, तू इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके आ जा, एक काम कर तू मार्केट से सब्जी लेकर आ जा, क्योंकि सब्जी लाना भी बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है ना, सब्जी वाले बैठे हुए बेटा बेवकूफ बनाने के लिए, आपको वहां पे भी क्या करना पड़ेगा, स्क्रूटनी करनी पड़ेगी सब्जियों की, छांटना पड़ेगा सब्जियों को कि कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है, तो वहां पे भी दिमाग लगता है। तो जब बच्चा वहां दिमाग लगाएगा, एक दो बार खराब सब्जी लेकर आएगा, घर पे डांट सुनेगा वो, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगा कि यार ये गलती मुझे फिर से रिपीट नहीं करना है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो जाएगा ना सब्जी लेने, अब अच्छी सब्जी लेकर आएगा मार्केट से वो। ये क्या हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है उसका। तो सेम चीजें, जब आप किसी को काम दोगे तभी तो वो काम सीखेगा ना, अगर आप काम ही नहीं दोगे तो सीखेगा कैसे वो। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इन्वॉल्व डेलीगेशन ऑफ वर्क टू द एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव कंपिटेंस विच इनेबल देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। तो वो एक्चुअल में अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने में हेल्प करेगा कि यार मैं जिस काम के लिए बना हुआ हूँ वो काम मुझे कोई करने के लिए दे भी, तो अगर वो काम ही नहीं दे रहा है मुझे, तो मैं काम करूंगा कैसे, मैं डेवलपमेंट होगा कैसे, है ना। तो एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए ये भी जरूरी है कि टाइम टू टाइम आप उनको क्या करो, वर्क असाइन करो एज पर देयर पोटेंशियल, है ना। जिस चीज का पोटेंशियल रखते हैं एटलीस्ट उनका तो काम उनको आप दोगे। नेक्स्ट है, इट लीड्स टू एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। हाँ, अगर आपने क्या कर रखा है, प्रॉपर सारी चीजें अरेंज कर रखी सिस्टमेटिकली, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, सारी चीजें वेल डिफाइन है, वर्क भी आपने डिवाइड कर रखा है, तो अब आप चाहो ना तो किसी दूसरे लाइन ऑफ प्रोडक्ट में भी क्या हो सकते हो, एंटर हो सकते हो। जैसे कि रिलायंस ग्रुप, रिलायंस ग्रुप आज के टाइम पे किस में डील नहीं करता, रिलायंस ग्रुप हर चीज में डील करता है। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड, ठीक है ना, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस जियो, रिलायंस पेट्रोलियम, ये क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसको पता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफर न्यूमरस बेनिफिट टू दी ऑर्गेनाइजेशंस बाय प्रमोटिंग स्मूथ वर्किंग एंड स्टेबिलिटी। क्योंकि उसके सारी कंपनियों में स्मूथ वर्किंग चलती है, क्यों, क्योंकि हर जगह उसने क्या कर रखा है, प्रॉपर सुपेरियर सबोर्डिनेट रिलेशन स्टैब्लिश कर रखा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप उन्होंने क्या कर रखा है, वहाँ पे बना रखा है, जिसकी वजह से स्मूथ वर्किंग चल रहा है। उतना ज़्यादा उन लोगों को क्या नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे टाइम डिवोट नहीं करना पड़ता है। तो वो किस पे फोकस करते हैं, की एरियाज पे, या फिर बिजनेस को एक्सपांड करने पे, या फिर बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने पे। पढ़ना जरा, दिस प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू मैनेजर टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स टू टेक अप न्यू चैलेंजेस इन द मार्केट। क्या बोल रहे हैं हम कि भाई तू एग्जिस्टिंग नॉर्म से हटा, भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को हटा, यहां से दिमाग हटा तेरा और किसी नए बिजनेस में लगा, क्योंकि ये तो ऑटो मोड पे आ चुका है। यहाँ पे सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, सबको पता है किसके पास क्या पावर है, कौन किसको टास्क असाइन करेगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी है। अब आप किसी दूसरे बिजनेस पे भी फोकस करो, तो अगर सारी चीज़ें ट्रैक में आ जाती है ना, तो बिजनेस को एक्सपांड करना और डाइवर्सिफाई करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसलिए लिखा हुआ है इट्स लीड टू एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस। फिनिश। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखना जरा दो चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू फ्रेमवर्क। मैं क्या बोल रहा था आपको बार बार कि बेसिकली कुछ नहीं, एक फ्रेमवर्क है। ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, जहां पे मैनेजरियल टास्क क्या होता है, परफॉर्म होता है, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, उनके बीच में स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप बना रखा है हम लोगों ने, कि कौन टॉप लेवल पे है, कौन मिडिल लेवल पे, कौन लोअर लेवल पे, किसके पास कितना पावर है। इट स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच में क्या करते हैं, रिलेशन क्या करते हैं हम लोग, स्पेसिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं हम लोग। फिनिश। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वैसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, स्टिल आपको आना चाहिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है, अच्छा पहले तो स्पैन का मतलब पढ़ते हैं हम। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन सुपेरियर। मतलब एक सुपेरियर के अंडर में, एक सुपेरियर के अंडर में, देखना ही समझ आता हूं मैं आपको, एक सुपेरियर के अंडर में, ये भी सुपेरियर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी क्या है, सुपेरियर है। तो देखना यहाँ पे जो सुपेरियर है इसके अंडर में कितने लोग हैं, एक और दो।
यहाँ पे जो सुपेरियर है इसके अंडर में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 और 5 लोग। मतलब अंडर दी वन सुपेरियर देर आर 5 सबऑर्डिनेट्स। एक सुपेरियर के अंडर में 5 सबऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक सुपेरियर के अंडर में सिर्फ 2 सबऑर्डिनेट्स है। ये क्या है, तो ये होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि एक सुपेरियर के अंडर में टोटल कितने सबऑर्डिनेट्स है, कितने सबऑर्डिनेट्स है, इसको बोलते हैं अपन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आएगा समझ में। तो अगर एक सुपेरियर के अंडर में ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स है तो वो क्या हो जाएगा, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक सुपेरियर के अंडर में अगर कम सबऑर्डिनेट्स है तो वो क्या हो जाएगा, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ कि क्या वाइड होता है और क्या नैरो होता है। देखना जरा, ये डायग्राम से समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं ये लोग कि एक सुपेरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट है, तो इसके अंडर में तो सिर्फ 2 ही सबऑर्डिनेट है, ठीक है। और जो ये बंदा है पहला वाला, इसके अंडर में फिर 2 लोग है, उसके अंडर में फिर 2 लोग है। मतलब ये क्या हो रहा है ना, ये नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखना, तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन सुपेरियर। तो अगर एक सुपेरियर अगर कम लोगों को मैनेज कर पा रहा है, एक सुपेरियर अगर कम लोगों को मैनेज कर पा रहा है तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन अगर एक सुपेरियर ज्यादा से ज्यादा सबऑर्डिनेटों को मैनेज कर पा रहा है अपने अंडर में तो उसको बोलते हैं हम लोग वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो अब बिजनेस के अंदर हमें सर क्या रखना चाहिए, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रखना चाहिए या वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रखना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर सुपेरियर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और उसके अंडर में काम करने वाले सबऑर्डिनेट वो भी लगभग एक्सपीरियंस्ड है तो फिर आप वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रख सकते हो। मतलब एक सुपेरियर के अंडर में काफी सारे सबऑर्डिनेट रख सकते हो। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। आपको दिन भर ध्यान नहीं रखना उनके ऊपर। क्यों नहीं रखना है, वो 10 लोग अपने हिसाब से काम कर सकते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 क्या सर, फिर तो मैं मेरे अंडर में 50 लोग रख लेता हूँ वैसे तो। क्यों, क्योंकि 50 लोगों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि उन 50 लोगों को मुझे उतना टाइम नहीं देना है। वो 50 लोग ऑलरेडी क्या है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उन लोगों को उस चीज़ का नॉलेज है और मैं भी एक्सपर्ट हूँ चीज़ में। तो जब सुपेरियर और सबऑर्डिनेट दोनों एक्सपर्ट्स होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या क्या हो जाता है, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखना लिखा हुआ है, वाइड स्ट्रक्चर इज सेट अप on the belief that superior is very experienced person and at the same time subordinate are well versed with the various aspects of the job। मतलब वहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को भी अपना काम बहुत अच्छे से पता है। डू नॉट रिक्वायर क्लोज सुपरविजन, जहाँ पे क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कब लगेगा, जब आपके सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स दोनों के दोनों क्या है, सुपेरियर और सबऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या है, लेस एक्सपीरियंस्ड। मतलब उनको उतना नॉलेज नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एक सुपरवाइजर के अंडर में या एक सुपेरियर के अंडर में ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा उतने लोगों को, क्योंकि वहाँ पे चाहिए क्लोज सुपरविजन। क्या चाहिए वहाँ पे, क्लोज सुपरविजन। तो नैरो वाला पढ़ लो जल्दी से, नैरो वाला पढ़ना। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, अ नैरो स्ट्रक्चर इज सेट अप ऑन द बिलीफ दैट सबऑर्डिनेट्स आर न्यू। तो पहली बात तो क्या मान के चल रहे कि जो सबऑर्डिनेट्स है ना वो नए हैं, दे आर नॉट वेरी फेमिलियर विद द वेरियस एस्पेक्ट्स, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे रिक्वायर क्लोज सुपरविजन। तो अगर आपके सबऑर्डिनेट्स न्यू है ना तो उनको क्या चाहिए, फिर क्लोज सुपरविजन चाहिए। और अगर क्लोज सुपरविजन चाहिए तो आप एक सुपरवाइजर के अंडर में या एक सुपेरियर के अंडर में ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स आप नहीं रख पाओगे, लिमिटेड सबऑर्डिनेट ही क्या कर पाओगे, आप रख पाओगे एक सुपेरियर के अंडर में। आया समझ में क्या, तो ये कंसेप्ट होता है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, अंडर ए सिंगल सुपेरियर जस्ट फ्यू सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट सिलेक्टेड सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे एक सुपेरियर के अंडर में काफ़ी सारे सबऑर्डिनेट आपको वर्क करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो इनको क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर इजीली काफ़ी सारे लोगों को एक पर्सन के अंडर में क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी आती है। इसको एक बार आप अच्छे से समझ लेना।
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक होता है आपका फंक्शनल, दूसरा होता है आपका डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है, पहले ये समझो। फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलता है कि आप फंक्शन के बेसिस में डिपार्टमेंट्स बना दो, आप फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बना दो, किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और डिविजनल स्ट्रक्चर बोलता है कि आप प्रोडक्ट के बेसिस पे डिविजन्स बना दो, किसमें, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जैसे कि देखना जरा, जैसे कि बाटा कंपनी, बाटा कंपनी एक ही प्रोडक्ट में डील करती है, किसमें, शूज में, है ना, सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है शूज में। तो शूज बनाने के लिए सबसे पहले आपको मटेरियल लाना पड़ेगा, मटेरियल ला के कौन देगा आपको, परचेज डिपार्टमेंट। तो आपने बना लिया एक तो क्या, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। देन उसके बाद में आपने बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन आपने बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन आपने बना दिया इन गुड्स को सेल करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये क्या किया आपने, बाटा के शूज बनाने के लिए बाटा कंपनी ने कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम लोग क्या कर देते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते। मतलब परचेज से रिलेटेड वर्क परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया, प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया, और सेल्स से रिलेटेड वर्क हम लोगों ने सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, है ना। तो ये हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां पे फंक्शंस के बेसिस पे, मतलब जहां पे काम के बेसिस पे हम लोग क्या कर देते हैं, डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो परचेज से रिगार्डिंग जो सारा काम है कहाँ जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन रिलेटेड से रिलेटेड जो भी वर्क है सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सेल्स से रिलेटेड जितना भी वर्क है सेल्स डिपार्टमेंट में। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर उन्हीं कंपनियों के लिए सूटेबल होता है जो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में क्या करती है, डील करती है। तो पढ़ लेना, ऑल द रिलेटेड एंड सिमिलर फंक्शन आर ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट। तो ये जो सिमिलर फंक्शन है ना, उनको हम एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना के डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं अपन क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। सेपरेट डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड फॉर ईच ऑफ दिस फंक्शंस। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और HRM ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया हम लोगों ने हर चीज के लिए। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। फंक्शनल स्ट्रक्चर करने से होगा क्या, आपने अगर फंक्शन के बेसिस पर काम को डिवाइड कर दिया, उससे होगा क्या, उससे ये होगा सर कि जो लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं ना, वो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो लोग सेल्स डिपार्टमेंट में बैठे हैं ना, वो सेल्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बैठे हुए मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो लोग फिनांस डिपार्टमेंट में बैठे हुए वो फिनांस में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो लोग परचेस डिपार्टमेंट में वो परचेस में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आ रहा है। इससे क्या आ रहा है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्फसाइज ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस एंड इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशंस, ठीक है। तो इससे आता है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। एक ही काम को बार बार कर करके उसमें हम क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे परचेस डिपार्टमेंट के लोग जो है ना, वो परचेस में एक्सपर्ट हो चुके होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। सेकेंड एडवांटेज इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंस इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखते जा रहे क्या बोलता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ड्यू टू सिमिलरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म्ड इट प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट्स। मतलब क्या होता है कि सब अलग अलग टास्क में डील करते हैं। जैसे प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में डील कर रहा है, सेल्स वाला सेल्स में डील कर रहा है, सबका अपना क्या है, एरिया ऑफ वर्क अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिमिलरिटी इन टास्क बीइंग परफॉर्म्ड इट प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर से प्रोडक्शन का ही काम चल रहा है ना, तो उसको मैनेज करना काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। काफ़ी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक उसके अंदर की चीज़ें सारी कैसे रहेगी, कोऑर्डिनेटेड वे में रहेगी। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इससे मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। हाँ, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट भी क्या होगा इससे इंक्रीज, क्योंकि देखो अगर मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ना है। नेक्स्ट है इज इन ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग प्रोवाइड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम सिखाएंगे, जिसको सेल्स में जाना है उसको सेल्स डिपार्टमेंट में सिर्फ सेल्स का ही काम सीखने को मिलेगा। और वहाँ पे क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी चलेगी, सेल्स डिपार्टमेंट में सिर्फ सेल्स का ही काम चलेगा, तो वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना काफ़ी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। बाय फोकसिंग ओनली ऑन ए लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स इट फैसिलिटेट द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय काफ़ी हद तक क्या हो जाती है यहाँ पे फिर ईजी हो जाती है। नेक्स्ट है अवॉइड डुप्लीकेशंस, इट लीड टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल देयर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने क्या कर रखा है, फंक्शन के बेसिस पे वर्क को डिवाइड कर रखा है। परचेस रिलेटेड चीजें परचेस डिपार्टमेंट में डाल दी, सेल्स रिलेटेड चीजें सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दी, प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दी, मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दी। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपने क्या कर दी यहाँ पे ऑटो मोड पे कर दी, मतलब सारी चीज़ें आपने पहले से ही ऑलरेडी क्या कर रखी है, डिवाइड करके रखी हुई है। इससे क्या हो जाता है, अवॉइड डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला उठ के गया और उसने सेल्स डिपार्टमेंट वाले का काम कर दिया और वही सेम टास्क सेल्स डिपार्टमेंट वाला भी करके बैठा हुआ है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पे नहीं होगा, ना ही कोई सिंगल पर्सन यहाँ पे क्या होगा, और बर्डन होगा, दोनों चीज यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर है क्या इतना? ठीक है, आगे बढ़ते। इसका क्या डिसएडवांटेज है? पहला डिसएडवांटेज होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज ए फंक्शनल हेड और एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शंस वन डिपार्टमेंट ओनली। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉय कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट और पोजीशंस। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को सिर्फ हमने प्रोडक्शन रिलेटेड ट्रेनिंग ही प्रोवाइड कर रखी है, तो वो लोग है ना सिर्फ एक ही फंक्शन में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको एक ही डिपार्टमेंट का काम आता है। अगर गलती से भी आपको क्या करना पड़ गया, एम्प्लॉय को शिफ्ट करना पड़ गया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो लोग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लेके बैठे हुए, उनको सिर्फ प्रोडक्शन का काम आता है, किसके, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उनको सेल्स का काम नहीं आता है, उनको परचेस का काम नहीं आता है। क्लियर है क्या? तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वर्कर्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि उनको आप एक डिपार्टमेंट मतलब परचेज डिपार्टमेंट से निकाल के आपने कहाँ डाल दिया, उनको सेल्स डिपार्टमेंट, या सेल्स डिपार्टमेंट से निकाल के आपने कहाँ डाल दिया, उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में। मतलब वर्कर को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी। किसकी वजह से? फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आया है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या आएगा, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट क्लियरली सेपरेटेड। हाँ, तो ये हो सकता है कि इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर क्या नहीं की है, फिक्स नहीं की अगर आपने यहाँ पे, तो ठीक है ना, तो प्रॉब्लम तो आती है। जैसे कि फिनांस डिपार्टमेंट वाला है, अब वो पैसे रिलीज नहीं कर रहा है, अब फिनांस डिपार्टमेंट वाला जब तक फंड रिलीज नहीं करेगा तब तक परचेस डिपार्टमेंट वाला अपना काम नहीं कर सकता है। तो वैसे में क्या होता है, फिर परचेस डिपार्टमेंट वाले की और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले की क्या होती है, लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक और प्रॉब्लम क्या आती है, सेल्स डिपार्टमेंट वाला चाहता है कि आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाओ, भले आपकी कॉस्ट भले आपकी कॉस्ट बढ़े, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाओ। अगर आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाओगे ना तो हमारे लिए इजी रहेगा मार्केट में कमिटमेंट के साथ में बेचने में। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया इसका क्या डिसएडवांटेज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब सेल्स मैनेजर फोर्स करेगा किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाने के लिए, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इकोनॉमी इन स्केल करना है, उनको कम से कम कॉस्ट में गुड्स को प्रोड्यूस करना है, क्योंकि उनको उनका परफॉर्मेंस देखना है, उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस क्या करना है, ओवरऑल इंप्रूव करना है, उनको कोई मतलब नहीं सेल्स डिपार्टमेंट में से। तो ये क्या होता है, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशंस, it may lead to problems in the coordinations as the information exchange has to take place across different departments। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिकल्टी टू होल्ड अकाउंटेबल्स, मतलब यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप अकाउंटेबल भी नहीं होल्ड कर सकते हो या किसी अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते हो किसी को। इट बिकम डिफिकल्ट टू होल्ड ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स अकाउंटेबल इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नॉट अचीव। अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता है ना, तो किसी एक डिपार्टमेंट को आप क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते हो। क्लियर है? ये हो गए सारे डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं किसकी, डिविजनल स्ट्रक्चर।
डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जहां पे आप प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या कर लेते हो, डिविजन्स बना लेते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट नहीं, डिविजन्स। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होंगे, डिविजन्स बनाए जाते हैं। इन डिविजनल स्ट्रक्चर सेपरेट डिविजन्स आर क्रिएटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं, सेपरेट डिविजन। जैसे मैंने अभी बताया था, टाटा कंपनी ऑटोमोबाइल में भी डील करती है ना, हाँ। तो ये रही कार। तो टाटा कंपनी क्या करेगी, कार के लिए उसने क्या बना दिया है, सेपरेट डिवीजन। कार के लिए क्या बना दिया, सेपरेट डिवीजन। उस डिवीजन के अंदर क्या क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फिनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हो गया आपका, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है और फिनेंस डिपार्टमेंट है। 4 डिपार्टमेंट है। तो ये हो गया कार का डिवीजन। देन वॉच के लिए क्या कर दिया उसने, सेपरेट डिवीजन बना दिया। वॉच के लिए भी क्या कर दिया उसने, सेपरेट डिवीजन बना दिया। इस डिवीजन के अंदर कौन कौन आ रहा है, इस डिवीजन के अंदर भी फिर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया और क्या हो गया आपका, फिनेंस डिपार्टमेंट हो गया आपका। आई बात समझ में क्या, तो मतलब यहाँ पे हर एक डिवीजन के अंदर क्या रहेंगे, सेपरेट डिपार्टमेंट्स रहेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट कहाँ लगती है, उन कंपनियों को लगती है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझना, डिविजनल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट उन कंपनियों को लगती है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है। क्योंकि अगर कोई कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है ना, तो फिर वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे प्रोडक्ट एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बना ले। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या आप वॉच भी बना सकते हो और कार भी बना सकते हो, ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। कार की असेंबलिंग अलग तरीके से होती है ना, वॉच की मैन्युफैक्चरिंग अलग टाइप से होती है, दोनों का नेचर ही अलग है। तो दोनों को एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कैसे बना सकते हैं हम, दोनों को एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कैसे ले सकते हैं हम लोग, दोनों का फाइनेंस डिपार्टमेंट सेम कैसे रखेंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे ही सेपरेट डिवीजन बना देते हैं और उन डिवीजन के अंदर बना देते हैं डिपार्टमेंट्स। तो कार का एक सेपरेट डिवीजन बनाया और उस डिवीजन के अंदर कार को बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, जो भी स्पेयर्स चाहिए, जो भी पार्ट्स चाहिए उसके लिए हमने बना दिया परचेज डिपार्टमेंट। वो क्या करके लाएगा, पार्ट्स खरीद कर लाएगा कार को बनाने के लिए। दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, कार को प्रोड्यूस, ठीक है, असेंबल करेगा। सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, कार को मार्केट में पुश करने के लिए डिफरेंट अग्रेसिव टेक्निक्स यूज करेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंशियल काम संभालेगा। यही वॉच के लिए भी क्या किया हमने, सेपरेट डिवीजन बनाया। उस वॉच के अंदर भी हमने फिर से क्या बनाया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब सर टाटा कंपनी के 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अरे नहीं बेटा, जितनी भी अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रही है ना, सबके लिए अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके, ठीक है ना। वॉच के लिए अलग है, ऑटोमोबाइल्स के लिए अलग है, ठीक है। फिर टाटा कंपनी और किस में डील करता है, सॉल्ट में डील करता है, तो सॉल्ट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है उसका। तो ये क्या करते हैं, हम डिवीजन बना देते हैं और उन डिवीजन के अंदर बनाते हैं हम लोग डिपार्टमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आपका फीचर, डिविजनल स्ट्रक्चर के फीचर क्या है, हम देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के फीचर्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। ये सब लिखा हो, जो मैंने बताया ना आपको, सब लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे पढ़ लेना आप डिविजनल स्ट्रक्चर में कि जो कंपनियां मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है उनके लिए सूटेबल होता है XYZ, सब हमने बता दिया मैंने आपको। फीचर्स क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर के, पहला, डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड जॉब टुगेदर। ये बात तो समझ में आ गई आपको, हाँ, कि हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर टास्क को एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। किस बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, क्लियर है। स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ द सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिवीजन, ठीक है। ईच डिपार्टमेंट हैज ए डिविजनल मैनेजर। अब जो भी आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए ना, सब डिपार्टमेंट का क्या रहेगा, एक डिविजनल मैनेजर रहेगा, जो कि क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ हिज डिवीजन, ठीक है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है, ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल। हाँ, ये समझना, जितने भी आपने डिवीजन बनाए ना, सारे मल्टी फंक्शनल रहेंगे। तो अभी तो बताया मैंने आपका कि जो ये वॉच का आपने डिवीजन बनाया ना सेपरेट, इसके अंडर भी क्या आएगा, परचेज डिपार्टमेंट, इसके अंडर भी क्या आएगा, फिनांस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है ना। दोनों क्या बच गया आपका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, दुनिया भर के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे। तो ये डिवीजन के अंडर हम लोगों ने क्या क्या लिया, मल्टी फंक्शनल। मल्टी फंक्शनल क्यों बोला है उन्होंने, ईस्ट डिवीजन इज अ मल्टी फंक्शनल, मतलब हर डिवीजन के अंडर क्या आएगा,
ये सारे डिपार्टमेंट्स आएंगे, परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर क्या करोगे आप, लोगे आप, ठीक है। बस बाकी तो क्या बताया, एडवांटेज बताया है। इसके एडवांटेज भी हम लोग देख लेते, देखते जरा क्या एडवांटेज है इसका। एडवांटेज में बोला है एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। आप बताओ बेटा, डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट के बेसिस पर आपको डिवाइड करते हैं ना, तो इससे क्या आएगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा। मतलब हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट। इसलिए टाटा कंपनी क्या हो गई, ऑटोमोबाइल बनाने में एक्सपर्ट हो गई, है ना। अच्छी बिल्डअप क्वालिटी की क्या बनाती है वो, कार बनाती है। क्यों, क्योंकि कार बनाते बनाते वो क्या हो गए, उस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। फिर टाटा कंपनी क्या बना ली, वॉच बना रही है, तो टाइटन की वॉच भी बहुत शानदार आती है, उसमें भी वो लोग एक्सपर्ट है। सॉल्ट में भी वो लोग एक्सपर्ट है। मतलब वो जो चीज़ बना रहे हैं वो तो सब में एक्सपर्ट है। क्यों एक्सपर्ट है, क्योंकि उन लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर बना रखी है। मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से उन्होंने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है किसका, अपने डिविजन्स को। प्रोडक्ट के हिसाब से उन्होंने डिवीजन बना रखे, उन डिवीजन के अंदर काफ़ी सारे क्या है, डिपार्टमेंट्स है। इससे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है। सेकंड है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। ईच प्रोडक्ट डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज ए प्रॉफिट सेंटर। तो मतलब हर सिंगल प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को हम लोग क्या मानते हैं, प्रॉफिट सेंटर मानते हैं कि भैया ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा प्रॉफिट सेंटर है, मेजर इनकम हमारी वहाँ से आनी है। दूसरा उसके बाद में क्या हो गया आपका, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया आपका, सॉल्ट हो गया आपका, वॉच हो गई आपकी। इन सब जगह से पैसा आना है टाटा कंपनी के पास में, और इन सारे सेक्टर पे क्या होती है, टाटा कंपनी की नज़र भी होती है। द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी डिवीजन कैन बी इजीली मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कि कितनी लागत आपने लगाई और कितना पैसा आपने वहाँ से कमाया, इसके बेसिस पे इजीली हर डिपार्टमेंट्स के या हर डिवीजन का परफॉर्मेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, एडवांटेज है ये। It lead to faster decision making, promote flexibility and initiatives because each division functions as an autonomous unit। autonomous का मतलब तो पता है ना आपको, अपने हिसाब से वो लोग क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल जो डिवीज़न है, वो अपने लेवल पे ऑटोमोबाइल के लिए डिसीजन ले सकता है। जो वॉच सेक्टर है, टाइटन सेक्टर है ना, वो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकता है टाइटन के लिए। उसके बाद में जो टाटा का जो सॉल्ट आता है ना, वो अपने लेवल पर डिसीजन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि सबका डिपार्टमेंट ही अलग अलग है, सबके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सबके सेल्स डिपार्टमेंट अलग है। मतलब हमने प्रोडक्ट के डिवीजन ही अलग कर दिए ना, सब अलग अलग डिवीजन के अंदर आते हैं, तो इसलिए क्या हो जाती है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है एक्सपांशन एंड ग्रोथ। मतलब बिजनेस को अगर आपको एक्सपांड करना है ना, या ग्रोथ करना है, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है आपको कौन, डिविजनल स्ट्रक्चर्स। इट फैसिलिटेट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, कैन एड अ न्यू डिवीजन टू इट्स पोर्टफोलियो विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। मुझे बताओ, अब टाटा नमक बेच रहा है, टाटा कार बेच रहा है, टाटा घड़ी बेच रहा है, इसके अलावा अगर टाटा फर्नीचर भी बेचता है, तो इससे क्या वॉच का जो डिवीजन है वो अफेक्ट होगा क्या? इससे क्या जो ऑटोमोबाइल का जो डिवीजन है वो अफेक्ट होगा क्या? इससे जो सॉल्ट का डिवीजन है वो अफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा सर। तो इससे क्या होता है ना, कि अगर आप कुछ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट में अगर एंटर होते जाते हो ना, तो इससे बचे हुए जो चीज़ें, जो रनिंग चीज़ें आपकी एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं ना, वो अफेक्ट नहीं होती है। तो इसलिए बहुत ईजी हो जाता है बिजनेस को एक्सपांड करना, और बिजनेस की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है आपको क्या, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेज। पहला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट डिवीजन। अलग अलग डिविजन्स में क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। क्यों? There may be conflicts among the different divisions head in pursuit of higher profit. Each of them may seek maximum allocation at the cost of other division। मतलब हर डिवीजन को क्या चाहिए कि कंपनी हमको ज़्यादा पैसा दे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। जैसे टाटा तो ग्रुप है, टाटा कंपनी थोड़ी, टाटा ग्रुप है, उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनियाँ, रिलायंस ग्रुप है, उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि टाइटन वाले चाहते हैं कि टाटा ग्रुप उनको बहुत सारा पैसा दे, ताकि वो टाइटन को बहुत आगे तक लेके जाए। ऑटोमोबाइल्स वाले चाहते हैं कि उनको बहुत सारा पैसा मिले, ठीक है। सोल्ट वाला चाहता है उनको ज़्यादा पैसा मिले। तो यार रिसोर्सेज तो हमारे पास सिलेक्टेड है ना, उतना ज़्यादा थोड़ी दे पाएंगे हम आपको क्या। तो फिर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। इनको लगता है नहीं यार, हमारे डिवीज़न को प्रॉपर पैसा नहीं मिला है, हमारे डिवीज़न को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला है टाटा ग्रुप से, इस वजह से शायद हम उतना एक्सपांड नहीं कर पा रहे बिजनेस को। क्लियर है क्या? तो ये थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे। नेक्स्ट है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। यार जब आप अलग अलग डिवीज़न बनाओगे और हर डिवीज़न के अंडर में सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाओगे, तो 10 प्रोडक्ट में डील करते हो तो 10 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 10 सेल डिपार्टमेंट, 10 फाइनेंस डिपार्टमेंट, 10 ये, और उनके अंदर काम करने वाले हज़ारों लोग और उनकी सैलरी, तो कॉस्ट तो बढ़ना है ना, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट।
क्या होना है, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होना है किसमें, डिविजनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे सेपरेट डिवीजन है और उन डिवीजन के अंदर फिर से सेपरेट सेपरेट क्या है, डिपार्टमेंट से, इसकी वजह से कॉस्ट तो बढ़ेगी, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट गया भाड़ में, मैं तो जो हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हूँ, मैं तो ऑटोमोबाइल डिवीजन का हेड हूँ, मुझे कैसे भी करके ऑटोमोबाइल डिवीजन को सबसे ऊपर लेके आना है ताकि मेरी वाहवाही हो, मेरा प्रमोशन हो, मेरा इंक्रीमेंट हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर ईच डिवीजन हैज ए सेपरेट डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हिज डिवीजन। मैनेजर फोकस ऑन देयर ओवन प्रोडक्ट। मैनेजर किस पे फोकस करेगा, अपने डिवीजन के प्रोडक्ट पे फोकस करेगा बस वो, विदाउट थिंकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसको फर्क नहीं पड़ता कि बची हुई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, उसको कैसे भी करके समहाउ अपने डिवीजन को ऊपर लेके आना है ताकि उसका प्रमोशन हो पाए, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो पाए, उसका परफॉर्मेंस बेटर दिखाई दे, कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो आपको क्या क्लियर है क्या ये फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर है आपको। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो एक बार लास्ट बता रहा हूँ आपको, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सीधे डायरेक्टली एक ही प्रोडक्ट बनाती कंपनी, जैसे बाटा, कौन हो गया, बाटा, है ना, एक ही प्रोडक्ट बनाती है। तो इसके अंदर देखना आप सीधे क्या हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और आपका हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो पहले तो अलग अलग प्रोडक्ट में डील करती है, किस किस में प्रोडक्ट डील करते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। तो प्रोडक्ट ए का सेपरेट डिवीजन बनाएंगे, प्रोडक्ट बी का सेपरेट डिवीजन बनाएंगे और प्रोडक्ट सी का सेपरेट डिवीजन बनाएंगे। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, पहले तो प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवीजन बनाएंगे, उन डिवीजन के अंडर में फिर से ये सारे डिपार्टमेंट आएंगे। जैसे मान लो प्रोडक्ट ए है आपका, तो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट ए के लिए रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सेम चीज इसके अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सेम चीज सी के साथ में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना, परचेज डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, पहले प्रोडक्ट के बेसिस पर हम डिवीजन बनाते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और फिर उसके अंडर काफ़ी सारे क्या बनाते हैं हम लोग, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। तो इसी की वजह से कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा आ जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है। इससे क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। और यहीं पे आके बस हम लोग आज फिनिश करेंगे। नेक्स्ट जो है मैं सेकंड पार्ट में आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो, मिलते बेटा कल।